हेलो नमस्ते, मेरा नाम शशांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का 26वां वीडियो है। आज का हमारा शीर्षक है डेनोडेशन, क्रोनोलॉजी, इरोजन सरफेस, अनाच्छादन, कालानुक्रम और अपर्दन सतह। इस वीडियो में जो स्लाइड्स प्रस्तुत की गई हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सवाल पूछना है तो ट्विटर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है अनाच्छादन, कालानुक्रम। अनाच्छादन को पढ़ चुके हैं और हम लोग साइकिल ऑफ इरोजन को पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने रिजुवेनेशन पुनर्जीवन भी पढ़ा है, नवोन्मेष जिसे बोलते हैं। लेकिन अगर अनाच्छादन को समय से रिलेट कर दें, समय के संदर्भ में हम डेनोडेशन का अध्ययन करें तो वो कहलाता है अनाच्छादन कालानुक्रम। लगातार जो अपर्दन चक्र है वो घटता रहता है, लाखों सालों में अपने को पूरा कर पाता है अगर उसकी किस्मत साथ दे गई तो। अधिकतर समय ये होता है कि बीच में पुनर्जीवन हो जाता है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था, और अपर्दन चक्र अपनी पुरानी स्थितियों में वापस आ जाता है। तो जब हम लोग अनाच्छादन का अध्ययन या अपक्षय अपर्दन का अध्ययन समय के संदर्भ में करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं, हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया का मान लो कोई ज़मीन है, कोई भी स्थिति उठा लो, मान लो गंगा का मैदान उठा लो या दूसरी स्थितियाँ उठा लो, दूसरी जगह उठा लो, वो किस प्रकार की घटनाओं से गुजरा है, भूतकाल उसका कैसा था, वर्तमान उसका कैसा है और भविष्य कैसा हो सकता है। हम लोग डेनोडेशन जो है क्रोनोलॉजी के तहत हम लोग ये जान पाते हैं कि कोई जगह पे कैसा क्लाइमेट था पहले, है ना। ज़मीन की स्थितियों को देख के हम लोग ये पता लगा पाते हैं कि इसमें कितनी बार पुनर्जीवन हुआ है, कितनी बार ज़मीन में हलचल मची है, ज़मीन में उथल पुथल आए हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डेनोडेशन क्रोनोलॉजी के अंतर्गत जानते हैं। जो साइकिल ऑफ इरोजन था, अपर्दन चक्र, वो डेनोडेशन क्रोनोलॉजी का ही एक हिस्सा था। आज हम लोग इसे अलग से पढ़ रहे हैं और फिर आगे जानेंगे इरोजनल सरफेस क्या होता है, जो कि डेनोडेशन क्रोनोलॉजी का ही हिस्सा है, उसे समझने का एक ज़रिया है। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। डेनोडेशन क्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ऑफ टोपोग्राफी सीन एज सीक्वेंस। जो क्रमबद्ध तरीके से हमें टोपोग्राफिक फीचर मिलते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्रमबद्ध तरह से अलग अलग लैंडफॉर्म मिलते हैं, रिलीफ्स मिलती हैं, उच्चावच मिलते हैं, उनका जो इतिहास है वो समझने में कि उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये डेनोडेशन क्रोनोलॉजी का एक लक्ष्य है। साथ में ये भी लक्ष्य है कि ज़मीन की स्थिति कैसी है, मतलब उसके स्ट्रक्चर को देख के, और टेक्निकली हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। क्लाइमेट कंडीशन कैसी रही होगी पहले, कौन कौन से प्रक्रम कार्यरत हुए, तभी लैंडफॉर्म बनेंगे। आगे लैंडफॉर्म को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग लैंडफॉर्म को। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं। इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ रॉक दैट इंक्लूड्स वेरियस फेजेस ऑफ डिग्रेडेशन, क्रिएशन, डेनोडेशन एंड रिक्रिएशन ओवर अ जियोलॉजिक टाइम स्केल। ठीक है, सरल है। द साइकिल ऑफ इरोजन मॉडल इज अ कॉमन अप्रोच यूज टू स्टेबलाइज डेनोडेशन क्रोनोलॉजीज। जैसा मैंने बताया, एक साइकिल ऑफ इरोजन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो अपर्दन कालानुक्रम को समझने की एक ज़रिया है। हम लोग ऑलरेडी उसे पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बस डेनोडेशन क्रोनोलॉजी के लक्ष्य को और थोड़ा सा उनके स्टडी एरिया को और इरोजनल सरफेसेस जो हम लोगों ने जानी थी। इरोजनल सरफेस जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जाना था, जो अगर हम लोग अपर्दन सतह का मतलब ये होता है कि अपर्दन समाप्त होने के बाद जो मैदान का निर्माण हो उसे बोलते हैं इरोजनल सरफेस। जैसे कि अपने जो है डेविस ने बोला पेनी प्लेन, और क्रिकमे ने बोला पैन प्लेन, एल्सी किंग ने बोला पेडी प्लेन, पॉवेल ने बोला बेस लेवल। ये सारे इरोजनल सरफेसेस हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे जानेंगे। अगर हम लोग स्टडी एरिया की बात करें डेनोडेशन क्रोनोलॉजी की, तो दो प्रकार की स्टडी एरिया हैं। टेक्निकली अगर दुनिया की बात करें, क्योंकि हम लोग एक तो इंडिया में हैं, तो एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझेंगे और दूसरा ग्लोबल के पर्सपेक्टिव समझेंगे। अगर दुनिया की बात की जाए तो कैम्ब्रियन से लगा के होलोसीन तक का जो पीरियड है ना, जो हम लोग फेनरोजोइक में पढ़े हैं, हम लोग हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में, तो जो कैम्ब्रियन करीब 50 करोड़ साल पुराने से लगा के वर्तमान तक के जितने लैंडफॉर्म या कितनी भी जो ज़मीन है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आया है क्रमबद्ध तरीके से, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। द कैम्ब्रियन पीरियड वाज द फर्स्ट जियोलॉजिक पीरियड मोस्ट लैंडफॉर्म वर क्रिएटेड। ठीक है, हमें मालूम है, हम लोगों ने इतिहास पढ़ा पृथ्वी का। होलोसीन जो है करंट पीरियड है जो हम लोग वर्तमान में गुजर रहे हैं।
और अगर इंडिया की नज़र से बात की जाए तो इंडिया की सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो आर्कियन पीरियड की हैं, और जो नई चट्टानें हैं वो प्लेस्टोसिन पीरियड की हैं। जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो हम लोग इन्हें अलग से पढ़ लेंगे। बाकी जो आर्कियन चट्टानें हैं वो अरावली में हमें मिल जाती हैं, है ना। अरावली पर्वत में जब बना था आज से 50 करोड़ साल पहले, तब भारत का जो था वो दक्षिण ध्रुव में था, अंटार्कटिका का हिस्सा था। अब ये बात हमें कैसे पता चली? ये बात भी हमें क्रोनोलॉजी, डेनोडेशन क्रोनोलॉजी से ही पता चली। क्यों? क्योंकि बर्फ़ जब होगी तो बर्फ़ एक प्रक्रम है, ग्लेशियर एक प्रक्रम है, हम समझते हैं अपर्दन का। अब ग्लेशियर अगर अपर्दन करेगा तो अलग अलग किस्म की जो है ज़मीन का निर्माण करेगा, अलग अलग किस्म के जो है अवसादों का निर्माण करेगा, जिसे हम लोग नॉर्मल बोल्डर के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जब ग्लेशियर अपर्दन करता है। तो अरावली पर्वत में हमें बोल्डर्स मिले। जब हम लोगों ने वहाँ के डेनोडेशन क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश की, अनाक्षादन प्रक्रम को किस प्रकार के जमा हुए समय के साथ, तो हम लोगों ने देखा कि करीब 50 करोड़ साल पहले वहाँ पे कुछ अवशेष मिले, 50 करोड़ साल पुराने। कौन से? बोल्डर के। और वो बोल्डर जो थे वो मिलते हैं बर्फ़ के एरिया में। तब हम लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि भाई ये जो अपना अरावली है, जब बन रहा था ये यहाँ पे नहीं था, ये दक्षिण ध्रुव में था, बर्फ़ जम रही थी। और फिर धीरे से हम लोगों ने पुख्ता किया प्लेट टेक्टोनिक्स से कि हाँ भाई प्लेट टूट के तैर के आई हैं। तो ये एक तरीका होता है डेनोडेशन क्रोनोलॉजी को समझने का कि कोई लैंडफॉर्म का अस्तित्व कैसा है, इतिहास कैसा है और भविष्य कैसा हो सकता है। प्लेस्टोसिन पीरियड इन विच द नर्मदा तापी वैली क्रिएटेड। ठीक है, ये नर्मदा तापी बनी, उनकी पुराना उनका जो फाल्ट से निर्माण हुआ उनका, तो उसको समझने के लिए मतलब उदाहरण दिए गए नीचे, मोटा मोटी भारत के संदर्भ में आप समझ सकते हो। और भारत का में अगर क्रोनोलॉजी को समझना है, डेनोडेशन क्रोनोलॉजी को, तो सबसे अच्छी लोकेशन अरावली है, माउंट आबू जाइए, या फिर रांची का जो झारखंड चले जाइए, रांची का जो पठार है वहाँ पे, छोटा नागपुर का जो पठार है। ये दो जगह ऐसी हैं भारत में जो आपको 50 करोड़ साल का इतिहास आपको मिल जाएगा वहाँ पे, वो किताबों में, चट्टानों की किताबों में। पर्पस क्या है डेनोडेशन क्रोनोलॉजी का? आइडेंटिफाई द लैंडफॉर्म्स। बेसिक चीज़ है लैंडफॉर्म को जानना, कौन कौन से लैंडफॉर्म हैं, कैसे बने हैं, कौन कौन से प्रक्रम के द्वारा बने, क्योंकि लैंडफॉर्म जो है वो छाप छोड़ देते, जो प्रक्रम है वो लैंडफॉर्म पे छाप छोड़ देते हैं अपनी, कि हवा से बना, कि पानी से बना, कि ग्लेशियर से बना, कि कास्ट से बना, कि समुद्र के कटने से बना। अब ये जो है लैंडफॉर्म अलग अलग प्रक्रमों के हम लोग आगे पढ़ेंगे, फ्लूवियल मॉर्फोलॉजी, एरिड मॉर्फोलॉजी, पेरी ग्लेशियर है ना। और क्या? हिस्ट्री ऑफ द रॉक इवोल्यूशन। जो चट्टानें उनका इतिहास समझने के लिए हमें डेनोडेशन क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लगातार अपर्दन होता है और कहीं पे निक्षेपण होता है, फिर इसके बाद अपर्दन होता है, फिर निक्षेपण होता है, तो परत दर परत जमती चली जाती हैं, जिन्हें असादी चट्टानें बोलते हैं। तो उन लेयर को हम लोग पता लगाते हैं, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। किसके द्वारा? हम लोग उसके जो है, जो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं, और उसके द्वारा हम लोग उसके पुराने इतिहास का पता लगाते हैं चट्टानों का। तो ये डेनोडेशन क्रोनोलॉजी का पर्पज़ है। ये सारी चीज़ें जियोलॉजी का एक हिस्सा है, इसीलिए हम लोग इन सब चीज़ों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं भूगोल में, लेकिन कई चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ते हैं जो पृथ्वी की सतह से संबंधित हैं। हिस्ट्री ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट बदला है पूरी दुनिया में, इसका इतिहास क्या है ना। तो ये भी एक समझने का विषय है, क्योंकि क्लाइमेट ही प्रक्रम को ट्रिगर करता है, प्रोसेस को ट्रिगर करता है। भाई जहाँ पे शुष्क क्लाइमेट रहेगा, एरिड, वहीं पे तो हवा चलेगी, जहाँ पे ह्यूमिड होगा वहीं पे तो नदी बहेगी, जहाँ पे ठंडा होगा वहीं पे तो बर्फ़ होगी, जहाँ पे जो है समुद्र होगा वहीं पे समुद्री लहरें काटेंगी। तो ये बहुत अच्छा मतलब एक उदाहरण है समझने का किसी भी उसको क्लाइमेट चेंज को। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ फ्लोरा एंड फोना। भाई वनस्पति और जीवों का इतिहास समझने में मदद करता है डेनोडेशन क्रोनोलॉजी, क्योंकि अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के जीव और वनस्पतियाँ मिलती हैं। तो ये हो गया डेनोडेशन क्रोनोलॉजी का पर्पस और स्टडी एरिया। आप समझ सकते हैं कितना ब्रॉड है और पर्पस कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को अलग से एक वीडियो में पढ़ रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डेनोडेशन क्रोनोलॉजी। दो प्रकार के फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, पहला क्लाइमेट चेंज, दूसरा टेक्टोनिक फोर्स। क्लाइमेट चेंज वो होता है जो पृथ्वी पर जलवायु बदल जाए तो प्रक्रम ट्रिगर होगा। टेक्टोनिक फोर्स वो होता है कि एक प्लेट सड़क के दूसरी जगह पहुंच गई तो नए क्लाइमेट में पहुंच जाएगी। पहले जैसे अगर अरावली बर्फ़ में थी तो वहाँ पे बर्फ़ वाली प्रक्रम एक्टिव था, इसके बाद वो सड़क के पहुंच गया अपने इस वाले एरिड एरिया में, शुष्क में, अब रेगिस्तान है, अब हवा वाला प्रक्रम एरिया जो है वहाँ पे एक्टिव है। तो ये टेक्टोनिक फोर्स हो गया और क्लाइमेट चेंज हो गया। ये दो फैक्टर हैं जो ट्रिगर करते हैं डेनोडेशन क्रोनोलॉजी को।
मेथड कौन कौन से हैं स्टडी करने का डिनोटेशन क्रोनोलॉजी? एक है स्टडी ऑफ इरोजनल सरफेस। अब ये जो अपरदन सतह होती है उनका स्टडी करना, इसको हम लोग अलग से समझेंगे अभी थोड़ी देर में। और इसके अलावा क्या है, एनालिसिस ऑफ एनालाइजिंग द स्लोप एंड रॉक स्ट्रक्चर। जो कोण है, जो स्लोप है, ढाल है, और जो रॉक चट्टानों की स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करके हम लोग पता लगा पाते हैं। उसके लिए जो अनकन्फॉर्मिटी एक शब्द होता है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, जिससे हम लोग पता लगाते हैं किस प्रकार की यहाँ पे जो है क्रोनोलॉजी स्ट्रक्चर बन रहा है। भाई देखो, हम लोगों ने एक चीज़ जानी कि अपर्दन होगा, निक्षेपण हो जाएगा, फिर अपर्दन होगा, फिर से निक्षेपण होगा। अब अपर्दन हुआ, चूना पत्थर या कुछ दूसरे किस्म की चट्टान का निक्षेपण हो गया, फिर कुछ लाख साल बाद नया चट्टानों का अपर्दन हुआ, वो वहाँ पे जम गई, लगातार हो रहा है। तो बीच में एक डिसकॉन्टिन्यूटी बन जाती है। जब अलग अलग किस्म की चट्टानें होती हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग घनत्व की, अलग अलग जो है संरचना की, स्ट्रक्चर की, तो उनमें क्या होगा कि अलग अलग जमा होगा और बीच में हमें लेयर्स दिखाई पड़ेंगी। वो लेयर्स जो होंगी, वो जो लेयर बन जाएंगी, वही लेयर असल में किताबें हो जाएंगी या फिर पन्ने हो जाएंगे इतिहास समझने में के। तो वो जो डिसकॉन्टिन्यूटी बनेगी, जो बीच में लेयर और दूसरी लेयर के बीच में जो गैप बन जाएगा, जो हमें दिखाई पड़ेगा, उसे बोलते हैं अनकन्फॉर्मिटी। अब अनकन्फॉर्मिटी 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? डिसकन्फॉर्मिटी, जब ऊपर अवसादी हो, नीचे अवसादी हो, दोनों में अवसादी चट्टानें हों और अलग अलग प्रकार की, तो बीच में जो लेयर बन जाएगी, जो हमें दिखाई पड़ेगी रियल में, उसे बोलेंगे डिसकन्फॉर्मिटी। नॉन कन्फॉर्मिटी, जब ऊपर हो अवसादी, नीचे आग्नेय चट्टान हो और हमें दोनों के बीच में साफ साफ डिफरेंस दिखाई पड़ रहा हो, तो हम लोग पता लगा लेते हैं कि भाई ये आग्नेय चट्टान थी, उसके ऊपर फिर अवसादी चट्टानों को जमा हुआ। जब अब आग्नेय चट्टान तभी बनती है जब ज्वालामुखी फटती है, तो हम लोग ये पता है कि आग्नेय चट्टान का इतिहास पता करके हम लोग पता लगा लेंगे कि यहाँ पे कब ज्वालामुखी क्रिया घटी, फिर वहाँ पे कब अपर्दन होने लगा और जमा होने लगा, सेडिमेंट होगा। तो ये नॉन कन्फॉर्मिटी है, ये उदाहरण समझाने के लिए। एंगुलर कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि जो ज़मीन होती है, मान लो एक वलित पर्वत था, वो अपर्दन करके घिस गया, घिसने के बाद उसके नीचे के कर्व बने रहे, ऊपर से पर्वत पूरा ख़त्म हो गया। पर्वत ख़त्म होने के बाद वहाँ पे अपर्दन हुआ, वहाँ पे निक्षेपण हो गया, तो ऊपर जो है पैरेलल एक जो है हॉरिजॉन्टल लेयर बन गई और नीचे जो है एक टाइप की फोल्ड वाली लेयर बन गई। तो वो एंगुलर जो है कन्फॉर्मिटी हो जाएगी कि नीचे वाली जो चट्टानें हैं उनमें एंगल बन रहे हैं और जो ऊपर की चट्टानें हैं उनमें हॉरिजॉन्टल हैं, तो वो हो गया कि एंगुलर कन्फॉर्मिटी। और जो ये पैरा कन्फॉर्मिटी या सूडो कन्फॉर्मिटी मतलब होता है कि वास्तविकता में वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक ही चट्टान है। कई बार क्या होता है, मौसम बदलने से चट्टानों में दरारें बन जाती हैं, तो चट्टानों में लेयर बन जाती है, तो हो सकता है हमें ये लगे कि यार ये अलग अपर्दन की चट्टानें हैं, दूसरी अपर्दन की चट्टानें अलग हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता है कि एक ही चट्टान होती है, बीच में लेयर जैसी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वो लेयर होती नहीं है, तो उसे सूडो कन्फॉर्मिटी बोलते हैं। इसे हम लोग क्लासिफिकेशन में हम लोग इसे लिख देते हैं कई बार। तो उदाहरण आप देख सकते हैं आपके सामने है। अगर हम लोग बात करें डिसकन्फॉर्मिटी की, तो ऊपर एक सेडिमेंट्री रॉक है, नीचे भी सेडिमेंट्री रॉक है, बस अलग अलग टाइप की हैं और बीच में हमें ये लेयर दिखाई पड़ रही है कि पहले इस चट्टान का जमा हुआ, उसके ऊपर इस चट्टान का जमा हुआ, ठीक है ना। ये अवसादों का जमा हो, फिर ऊपर अवसादों का जमा हो। तो ये से हम लोग पता लगा लेते हैं कि भाई पहले यहाँ पे कैसी चट्टान थी, किस प्रकार का क्लाइमेट था, किस प्रकार के जीव जंतु थे, कहाँ पे लोकेशन थी, इसका क्या मतलब वो था, क्या बोलते हैं उसको, बाकी चीज़ें जैसे पैलियोमैग्नेटिज्म उसका कैसा था, ध्रुव कैसा था, ये सारी चीज़ें हम लोग पता लगा लेते हैं। अब अगर सपोज नीचे एक नीस रॉक थी, अब आग्नेय चट्टान थी, ऊपर अवसादी का जमा हो जाए, तो उसे बोलेंगे नॉन कन्फॉर्मिटी। ये उदाहरण नॉन कन्फॉर्मिटी का उदाहरण है। और ये एंगुलर कन्फॉर्मिटी का है कि नीचे देखो वलन बन रहा था, तो नीचे चट्टानों में जो बेड रॉक है वो टिल्ट हैं, मुड़ी हैं अपने बेस लेवल से, देख रहे हैं आप, तिरछी तिरछी लाइनें गई हैं, और ऊपर लाइन जो है पैरेलल लाइन है। तो ऊपर अवसादी जमाव को जमा हो गया और तब हुआ कि ये पूरा पर्वत होगा ऊपर तक, और घिस गया, ऊपर वाली परत जो थी वो जो है घिस गई, अपर्दन हो गया, नीचे वाली परत बनी रही। फिर जो ऊपर वाली घिसी हुई परत थी उसी के ऊपर अवसादों का जमा हो गया, पैरेलल हॉरिजॉन्टल या जो है क्षैतिज। तो ये एक प्रकार की डिसकॉन्टिन्यूटी हमें दिखाई पड़ रही है, अनकन्फॉर्मिटी दिखाई पड़ रही है। तो ये हो गया, इसे ये जो है मेथड है समझने का, चट्टानों को समझने का, ठीक है ना। एरोजनल सरफेस अभी हम लोग आगे जान लेंगे। और क्या होता है, एनालाइजिंग द सेडिमेंट डिपोजिशन इन लैंड एज वेल एज लेक और ओशन। हम लोग ये जानते हैं
कि लगातार अपर्दन होता है, ज़मीन पे निक्षेपण होता है, अपर्दन होगा, निक्षेपण होगा, लेयर बन जाएगी, वही सारी बातें हो रही हैं। तो हम लोग ज़मीन के और समुद्र के या झीलों के जो अपर्दन सतह हैं, अपर्दन जो डिपोजिशन मतलब जो निक्षेपित सतह हैं, उनको हम लोग उन चट्टानों को जानें और उन चट्टानों से पता लगाएं कि ये कौन कौन सी परिस्थितियों से ज़मीन गुजर के आई है। समुद्र के जो बेसिन हैं उनको समझेंगे हम लोग आगे, जब समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी, कि किस प्रकार के लेयर का जमाव है। अभी हम लोग सिर्फ ज़मीन की बात करते हैं, हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया एक उदाहरण। रिजुवनेशन ऑफ लैंडफॉर्म, आप जो है लैंडफॉर्म के जो रिजुवनेशन, हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़े कौन कौन से लैंडफॉर्म हैं रिजुवनेशन के द्वारा, उनको पढ़ के पता लगाते हैं कि किस प्रकार की जो है डेनोटेशन क्रोनोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जिनमें से सबसे आखिरी वाला हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ये वाला हम लोग कुछ यहाँ पढ़ चुके हैं, कुछ समुद्र विज्ञान में पढ़ेंगे। ये वाला जो है एनालाइजिंग द स्लोप एंड रॉक स्ट्रक्चर अनकन्फॉर्मिटी, ये हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब आता है इरोजनल सरफेस को समझना। अब इरोजनल सरफेस को समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इरोजनल सरफेस क्या होती है? इरोजनल सरफेस होती है द सरफेस इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन, process of erosion and formed in the last stage of the erosional cycle and not formed by deposition and tectonic fault। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जो इरोजनल सरफेस होती है, आप मोटी भाषा में ये समझ लो कि अपर्दन चक्र घट रहा है, साइकिल ऑफ इरोजन जा रहा है, आखिरी में एक मैदान का निर्माण होता है। जब पूरी ज़मीन घिस दी जाती है, ऊर्जा उसका संतुलन हो जाता है, ऊर्जा इक्विलिब्रियम में आ जाती है और एक मैदान का निर्माण हो जाता है। कई बार डेल्टा का निर्माण हो जाता है, कई बार कई बार जो है कई सारे पेडीमेंट्स मिल जाते हैं और पेडी प्लेन का निर्माण हो जाता है, या फिर कई सारे बाढ़ के मैदान मिट जाएं और पैन फेन का निर्माण हो जाता है। कुल मिला के एक मैदान का निर्माण हो जाता है अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में। उस मैदान को ही हम लोग बोलते हैं इरोजनल सरफेस। इरोजनल सरफेस वो सरफेस होता है जो अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में बनता है और अपर्दन के द्वारा बनता है। इसमें वो सरफेस का ऐड नहीं किया जाता है जो अपर्दन से नहीं बने हैं। अगर वो कोई मैदान मान लो टेक्टोनिक फाल्ट से बन गया, मान लो टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई और ज़मीन नीचे चली गई, एक मैदान बन गया, तो इसे इरोजनल सरफेस नहीं बोला जाएगा। एक बात तो, या तो ऊपर से मलबा बह के आया और नीचे जमा हो गया, एक मैदान बन गया, इसे भी इरोजनल सरफेस नहीं बोला जाएगा। जो फाल्ट से बना है उसे टेक्टोनिक जो है प्लेन बोलेंगे, जो जमाव से बना उसे डिपोजिशनल निक्षेपित मैदान बोलेंगे। लेकिन जो अपर्दन से बन जाए, मतलब ज़मीन को घिस दिया, पहाड़ को घिस दिया, घिसते घिसते पहाड़ मैदान बन गया, तो वो घिसा हुआ सरफेस जो होगा उसे बोलेंगे हम लोग इरोजनल सरफेस। हम लोगों ने डेविस के इरोजनल सरफेस में आखिरी में पढ़ा था पेनी प्लेन बनता है। हम लोगों ने उसके में बोला था, ये पिंक वाले में पढ़ा था, वाटर पिंक में एंडरम्फ बनता है ना। एलसी किंग वाले में पेडी प्लेन बनता है। क्रिक में जो था, CH क्रिक में उन्होंने बताया कि पैन फेन बनता है और पैन प्लेन बनता है। और जो पॉवेल थे, अब उनका नाम विलियम पॉवेल था, मुझे याद नहीं है, पॉवेल जो थे उन्होंने बताया कि बेस लेवल जो होता है, जहाँ पे अंतिम अवस्था का तक नदी काटती है, अपर्दन करती है, उसे बोलते हैं जो है हम लोग इरोजनल सरफेस। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग लोकेशन पे अध्ययन किया और अलग अलग नाम दिए हैं इरोजनल सरफेस को, ठीक है ना। ये आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कोई कठिन चीज़ नहीं, बहुत सरल समझना। द इरोजनल सरफेस कैन नॉट हैव इन हिमालयन रीजन बिकॉज they are in the youth stage and still uplifting going the glacier cycle। हम लोग जानते हैं हिमालय में कोई किस्म की इरोजनल सरफेस नहीं, क्योंकि हिमालय अभी यूथ स्टेज में है, लगातार ऊपर उठ रहा है, नदियाँ बड़ी गहरी गहरी घाटियाँ बना रही हैं, तो वहाँ पे मैदान नहीं, तो वो वहाँ पे कोई इरोजनल सरफेस नहीं है। एक उदाहरण, द इरोजनल सरफेस कैन नॉट बी फाउंड इन द ग्रेट हिमालयन प्लेन, ग्रेट इंडियन प्लेन, जहाँ पे हम लोग हैं, गंगा के मैदान में इरोजनल सरफेस नहीं मिलती है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ बीन मेड अप बाई डिपोजिशन, क्योंकि ये डिपोजिशन से बना है। यहाँ पे तो ऊपर से जो हिमालय से मलबा आ रहा है वो यहाँ पे जमा हो रहा है, लगातार गंगा जमा कर रही है आके, गंगा यमुना, तो इससे हम लोग इरोजनल सरफेस तो नहीं बोल सकते हैं, अपर्दन सतह तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि तो निक्षेपण से बन रहा है, जमाव से बन रहा है, तो इसे डिपोजिशनल सरफेस बोलेंगे, है ना, डिपोजिशनल प्लेन। तो ना तो गंगा के मैदान में है इरोजनल सरफेस, और ना ही तुम्हारा सरफेस है तुम्हारी हिमालय में, और ना ही जो है पश्चिमी घाट में सरफेस है, जो अपना पश्चिमी घाट है भारत का, जो
हम लोग जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो समझेंगे कहाँ है। ये तुम कोई कठिन चीज़ नहीं जानना। दक्षिण भारत में हम लोग चले जाएँ, ये जो अपना जो मुंबई है, मुंबई का जो पूर्वी हिस्सा है, ये पूरा जो एक जो बन रहे हैं एक ऊंचे ऊंचे पर्वत, नीलगिरी, दोदा बेटा जिसकी ऊंची है, छोटी, और बाकी पर्वत अब पता नहीं, हम लोग अपने टॉपिक से भटकते नहीं अभी। तो वहाँ भी इरोजन सरफेस नहीं है। इसके अलावा अब सवाल ये कि इरोजन सरफेस मिले कहाँ भारत में। तो इरोजनल सरफेस सिर्फ वहाँ मिलेगी जहाँ पे ना तो टेक्टोनिक एक्टिविटी अभी एक्टिव है, एक बात तो टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हो रही है ना, ज़मीन नीचे से नहीं ऊपर उठ रही है, वहीं पे स्थिर है, एक बात तो, और दूसरा निक्षेपण भी नहीं हो रहा है। जहाँ पे दो घटनाएं नहीं घट रही हैं वहाँ पे जाहिर सी बात है हमें इरोजन सरफेस मिल जाएगी। तो भारत में कौन कौन सी दो जगह हैं ऐसी? पहली अरावली, अरावली पर्वत का निर्माण हो चुका है, वो अवशिष्ट पर्वत है, लगातार उसका अपर्दन हो रहा है, घिस रहा है, तो वहाँ पे हमें मिल जाएगी इरोजनल सरफेस। और दूसरी मिलेगी हमें रांची के पठार में जो है झारखंड में, वहाँ पे जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लगातार पठार घिस रहा है और कोई भी किस्म का डिपोजिशन या फिर नहीं हो रहा है उस पठार पे। और दूसरा वहाँ पे ना तो टेक्टोनिक एक्टिविटी कोई एक्टिव है, ठीक है ना। तो दो जगह हैं जहाँ पे इरोजनल सरफेस मिल जाती हैं। अब इरोजनल सरफेस जो है क्या होता है, क्योंकि उदाहरण के तौर पे क्यों मिल जाती है, इसमें लिखा है नागपुर पठार में और जो है डेक्कन प्लेट्यू में, दे आर वेरी ओल्ड, बहुत पुराने रीज़न है। एक बात तो, नो टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट, कोई प्रकार का टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है, कोई फाल्टिंग नहीं हो रही है, और कोई भी लार्ज स्केल पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही है जिससे सेडिमेंट्री का डिपोजिशन हो। तो ये तीन चीज़ें वहाँ पे नहीं हो रही, इसलिए हमें वहाँ पे इरोजन सरफेसेस मिल जाती हैं। अगर हम लोग बोलें इरोजनल सरफेस का पता कैसे लगाया जाए, तो सबसे सरल है पता लगाना है कि आप एक किसी भी लैंडफॉर्म की प्रोफाइल बनाओ। प्रोफाइल बनाना आपको नहीं आता होगा, अगर आता है तो अच्छी बात है। एक प्रोफाइल बना दो, उसकी एक परिच्छेदिका का निर्माण करो, और अलग अलग लैंडफॉर्म की परिच्छेदिका का निर्माण करने के बाद जहाँ पे एक से दो से ज़्यादा लैंडफॉर्म, एक दो परिच्छेदिकाएँ, दो प्रोफाइल आपस में क्रैक कर रही होंगी, तो वो जो एरिया होगा वो इरोजनल सरफेस होगा। हम लोग अभी इतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं वीडियो में, हम लोग जब कभी फ्यूचर में अगर कभी कोई लाइव सेशन लिया गया तो हम लोग उस पर जाएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, एग्ज़ाम में आपके लिए इतना आएगा, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। और एग्जाम्पल क्या क्या इरोजन सरफेस के हैं, पेनी प्लेन है उदाहरण, इंडरम्फ है, पैन प्लेन है, पेडिमेंट है, बेस लेवल है। मैंने बताया पांचों के उदाहरण। जो पेनी प्लेन है वो डेविस ने बताया था कैसे बनता है, उसका ऊपर वाला 50% हिस्सा जो होता है वो इरोजनल सरफेस होती है, आगे डिपोजिशन होता है, ऊपर जो है अपर्दन होता है। जो सपोज ये एक पर्वत था, ये पर्वत का अपर्दन हुआ और पर्वत नीचे मैदान बन गया, मैदान जो बना उसे हम लोगों ने संप्राय मैदान बोला है ना, वो संप्राय मैदान बोला, उसे बोला पेनी प्लेन जो है अपने डेविस ने। अब जो संप्राय मैदान होगा वो भी पूरी तरीके से सपाट नहीं होगा, जैसे मेरा हाथ सपाट नहीं है, ये जो उंगलियां हैं आप देखें ये आगे का हिस्सा है मैदान का, और जो मेरा ये हाथ का जो गद्दी है, ये हथेली है, ये पीछे का हिस्सा है। इस प्रकार का मैदान का सृजन होगा। अब ये जो उंगलियां हैं, जो नीचे झुका हुआ हिस्सा है, यहाँ पे डिपोजिशन होगा, और लेकिन ये जो हिस्सा है हथेली वाला जो ऊपर उठा हुआ है, वहाँ पे अपर्दन होगा। तो ये जो उठा हुआ हिस्सा है इसे हम लोग बोलेंगे पेनी प्लेन, क्योंकि वो इरोजनल सरफेस है, डिपोजिशनल नहीं है। तो पेनी प्लेन एक उदाहरण है। इंडरम्फ ये हमें बताया था वाल्टर पेंग ने। पैन प्लेन ये क्रिकमे ने बोला कि बहुत सारे बाढ़ के मैदान मिल जाएं आपस में तो पैन प्लेन का निर्माण हो जाएगा। ये पेनी प्लेन से भी ज़्यादा लो लेवल पे होता है, अभी तस्वीर दिखाएंगे समझ में आएगा। पेडी प्लेन ये बोला जब एरिड टोपोग्राफी, जब साउथ अफ्रीका का अध्ययन कर रहे थे एलसी किंग, तो वहाँ पे बहुत शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र है, वहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं था, तो वहाँ पे उन्होंने जो अध्ययन किया उस पर बोला गया कि जो बहुत सारे पेडिमेंट्स होते हैं, पेडिमेंट के मिलने के बाद जो सतह का निर्माण होगा उसे बोलेंगे पेडी प्लेन। पेडिमेंट क्या होता है? पेडिमेंट हम लोगों ने स्लोप में पढ़ा था कि जब ऊपर से मान लो कोई भी पहाड़ है, अगर उसमें कोई फ्री फेस नहीं है, अगर कॉन्वेक्स स्लोप है और सीधा सीधा फिर रेक्टिलिनियर स्लोप के बाद कॉन्केव बन रहा है, बीच में फ्री फेस नहीं है, आप स्लोप का वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, तो ऊपर से जो मलबा बह के आएगा वो रेक्टिलिनियर स्लोप पे जमा हो जाएगा, है ना। कम ऊंचाई पे एक सीधा सीधा अपर्दन सतह का निर्माण हो जाएगा, है ना। अपर्दन से बनने वाला एक जो है मतलब स्थलाकृति होगी। अब ऊपर से मलबा बह के आए और बह जाए तो वो एक इरोजनल सतह का निर्माण हो जाएगा। वो इरोजनल जो कंस्ट्रक्शन होगा वो
बहुत सारे इरोजनल कंस्ट्रक्शन आपस में मिल जाएं, अलग अलग पहाड़ों के मिल जाते हैं फ्यूचर, अभी हम लोग तस्वीर में देखेंगे, तो बन जाएगा पेडी प्लेन। बेस लेवल, अब बेस लेवल ये पॉवेल ने बताया था। बेस लेवल का मतलब होता है कि वह जगह जहाँ पे नदियाँ अपर्दन मैक्सिमम कर सकती हैं, जिस लेवल के नीचे नदी अपर्दन कर ही नहीं सकती, उसे बोलते हैं, उस सीमा को बेस लेवल बोलते हैं, आधार तल। नॉर्मली क्या है कि आधार तल समुद्र का जो लेवल होता है वही सी लेवल ही आधार तल होता है, क्योंकि समुद्र के लेवल पे जैसे नदी पहुंचती है समुद्र में घुस जाती है, वहाँ की इसके नीचे तो अपर्दन नहीं हो सकता है। तो ये जो बेस लेवल होता है वो नॉर्मली सी लेवल होता है। कुछ अपवादों में बेस लेवल सी लेवल से भी नीचे हो जाता है या ऊपर हो जाता है, जहाँ पे अलग अलग कंडीशन है। जैसे नीदरलैंड में सी लेवल के नीचे है बेस लेवल, और कुछ जगहों पे बेस लेवल बहुत ऊपर होता है। तो अगर बेस लेवल समुद्र लेवल के बराबर है तो उसे अल्टीमेट बेस लेवल बोलते हैं। बाकी को क्या बोलते हैं वो मेरे को अभी याद नहीं है, नॉर्मली उसको बेस लेवल ही बोलते हैं। तो ये हो गया अपना बेस लेवल। अब फोटो देख लो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ये पेनी प्लेन का उदाहरण है जो डेविस ने बोला। ये अपना पूरा मैदान बना है। सामने जो थोड़ा सा ऊंचाई देख रहे हैं ये मोनोनॉक है। मोनोनॉक हम लोग पढ़े थे, कुछ कठोर चट्टानें रह जाती हैं उसे मोनोनॉक बोलते हैं, छोटे छोटे टीले जिसे बोलते हैं हम लोग गाँव में। पेडी प्लेन का उदाहरण है। ये जो है पेडिमेंट्स थे, ये आपस में मिल गए और ये पेडिमेंट सतह का निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं थोड़ा सा अर्धशुष्क क्षेत्र रेगिस्तानी जैसा लग रहा है, तो ये उन अर्धशुष्क क्षेत्रों में हमें पेडिमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये इरोजनल सरफेस है। बेस लेवल आप समुद्र में देखेंगे, समुद्र के किनारे की सतह। अब इसके नीचे तो अपर्दन होगा नहीं, नदी यहाँ पे आके मिल गई, खत्म हो गई, तो ये जो स्थान है इसे बेस लेवल बोलेंगे। ये बेस लेवल किस्म का जो है वो है इरोजनल सरफेस। इसे आप, चूंकि ये डेल्टा नहीं, डेल्टा में डिपोजिशनल सरफेस होती है। डेल्टा बनने से क्या होता है, वहाँ पे जो अवसाद है वहाँ पे जमाव होता है, यहाँ पे अवसादों का जमाव नहीं हो रहा है, इसलिए ये है बेस लेवल इरोजनल सरफेस। तो बेस लेवल में हमेशा याद रखिएगा कि अवसादों का जमाव नहीं होता है, अवसादों का अपर्दन होकर वो सीधा बह जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेस लेवल का उदाहरण। और ये पैन प्लेन का उदाहरण है। बहुत सारे बाढ़ के मैदान मिल गए। ये 1933 की तस्वीर है, क्रिकमे द्वारा ली गई। ये कनाडा की तस्वीर है। कनाडा का लोकेशन क्या है ये मेरे को नहीं पता। ये पैन प्लेन की तस्वीर है, बहुत सारे बाढ़ के मैदान मिल गए। ये आपके सामने इरोजनल सरफेसेस या इरोजनल प्लेन्स आपके सामने ये प्रस्तुत हैं। और ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या ट्विटर पे लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।